पिछली वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं क्या है, और उस वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने यह भी जाना कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को मूल्य सिद्धांत अथवा कीमत सिद्धांत अथवा यूं कहें कि प्राइस थ्योरी भी नाम दिया गया है। तो यह नाम क्यों पड़ा व्यष्टि अर्थशास्त्र का, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र अथवा उनकी शाखाएं। यानी कि हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र किस तरह का है, यानी कि किस प्रकार के सिद्धांत हम लोगों को व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ने होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आप जितने भी तरह के सिद्धांत पढ़ते हैं उन सभी सिद्धांतों को व्यष्टिगत आर्थिक सिद्धांत कहा जाता है, जिसे आप अंग्रेजी में माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप मुख्य रूप से जो पहला सिद्धांत है वस्तु का मूल्य निर्धारण का सिद्धांत, इसमें आप दो तरह के सिद्धांत पढ़ते हैं। एक है मांग का सिद्धांत और दूसरा होता है उत्पादन एवं लागत का सिद्धांत। जब भी किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण की चर्चा करें तो ये दोनों सिद्धांतों का एक समान महत्व होता है। ठीक है, अब यदि सोचिए ऐसे कि आप किसी वस्तु को खरीदने के लिए बाजार में गए। अब बाजार में आप गए तो आप कौन से पक्ष वाले हैं, मांग पक्ष वाले, और जो वस्तु बेच रहा है वो कौन सा पक्ष वाला है, पूर्ति पक्ष वाला, है ना। तो मांग पक्ष वाला व्यक्ति क्या चाहेगा हमेशा कि वस्तु जो है वो कम ही कीमत पर मिल जाए, और बेचने वाला क्या चाहेगा कि वस्तु का मूल्य बढ़ जाए, जिससे कि उसको अधिक लाभ होगा। तो इस तरह के जो दोनों सिद्धांत हैं, इन दोनों सिद्धांतों का कहीं ना कहीं तो तालमेल होगा, कहीं ना कहीं दोनों की बात आपस में बराबर होगी, जहां पर लेन देन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, है ना। तो इस तरह के जो सिद्धांत है वो आप व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्यष्टिगत आर्थिक सिद्धांत बोलेंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपने दोनों सिद्धांतों को ध्यान में रखा है ना, मांग सिद्धांत भी और उत्पादन एवं लागत का सिद्धांत, जिसे आप पूर्ति का सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो इन दोनों सिद्धांतों को किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण में अवश्य ही ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि आप किसी एक पक्ष को ध्यान में रखते हैं और दूसरी पक्ष की अवहेलना कर देते हैं तो वस्तु के मूल्य निर्धारण की यह सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आप सिर्फ पूर्ति पक्ष को ध्यान में रखते हैं और मांग पक्ष की अवहेलना कर देते हैं तब भी ये वस्तु के मूल्य निर्धारण की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, इसी तरह का दूसरा सिद्धांत है साधनों के मूल्य निर्धारण का सिद्धांत, या फिर कह सकते हैं इसे वितरण का सिद्धांत। तो ये जो वितरण का सिद्धांत है ये किनके बीच वितरण की बात करता है, तो उत्पादन के जितने भी साधन हैं, चाहे तो हम मजदूर की बात करें, चाहे तो भूमि की बात करें, या फिर पूंजी हो, या फिर उद्यमी, या फिर जो है साहसी होता है। तो इस तरह के जो उत्पादन के साधन हैं, इन सभी साधनों को उनकी उत्पादन क्रिया के बदले उनको किस प्रकार से उनकी हिस्सेदारी मिल रही है, या फिर उनको किस प्रकार से अपनी आय प्राप्त हो रही है, इस तरह की व्याख्या कौन करता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र करता है। ठीक है, यानी कि मजदूर की मजदूरी कितनी होगी, या फिर भूमि का लगान या फिर रेंट कितना होगा, या फिर कह सकते हैं कि पूंजी जिससे आपने लिया है उसको आप ब्याज किस प्रकार से देंगे, या फिर किस दर पर देंगे, या फिर किसी उद्यमी का या फिर किसी उत्पादनकर्ता का मुनाफा किस प्रकार से प्राप्त होता है। इस तरह के जो सिद्धांत हैं ये आप व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं क्या कि साधनों के मूल्य निर्धारण का सिद्धांत अथवा वितरण के सिद्धांत के अंतर्गत इस बात का अध्ययन करता है व्यष्टि अर्थशास्त्र कि किस प्रकार से मजदूर की मजदूरी, या फिर भूमि का लगान, पूंजी पर ब्याज, या फिर उद्यमी का मुनाफा या फिर उनका लाभ निर्धारित होता है। ठीक है, किस प्रकार से इन सारी चीजों का निर्धारण किया जाता है, इसी बात की व्याख्या कौन कर रहा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र कर रहा है। इन सबके अतिरिक्त व्यष्टि अर्थशास्त्र इस बात की भी व्याख्या करता है कि साधनों का जो वितरण हुआ है वो कुशल है अथवा नहीं। ठीक है, तो साधनों की वितरण को कुशल तभी कहा जाता है जब इससे लोगों को अधिकतम संतोष प्राप्त होता है, और यहीं से आ जाता है आर्थिक कुशलता। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, आर्थिक कुशलता कह रहे हैं। ये आर्थिक कुशलता है क्या, तो आर्थिक कुशलता हम लोग तभी कहेंगे वास्तव में जबकि लोगों को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। ठीक है, और यहीं से प्रश्न उठ जाता है कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है, और यही जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र की एक शाखा के भी रूप में है। अब आपको यह चीज जरूर समझ में आ गया होगा कि वस्तु के मूल्य निर्धारण की बात हो या फिर साधनों के मूल्य निर्धारण की बात हो,
तो इस तरह के जो सिद्धांत हैं वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ने होते हैं, ठीक है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो वस्तु के मूल्य निर्धारण की बात हो रही है या फिर साधनों का मूल्य निर्धारण की बात हो रही है, इन दोनों का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि पूरी अर्थव्यवस्था में आर्थिक कल्याण को बढ़ावा दिया जाए। तो यहाँ पर आर्थिक कल्याण का सिद्धांत का भी उदय हो जाता है। और आर्थिक कल्याण का जो सिद्धांत है इस सरकार की सहायता से किया जाता है, यानी कि सरकार यहाँ पर हस्तक्षेप करती है। जबकि वस्तु के मूल्य निर्धारण में या फिर साधनों के मूल्य निर्धारण में सरकार का किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं था, लेकिन आर्थिक कल्याण का जो सिद्धांत है इसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है, यानी कि सरकार का हाथ होता है। और वो किस प्रकार से कल्याण करती है या फिर वो किस प्रकार से आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। तो इस प्रकार से कि मान लीजिए कि आप उपभोक्ता हैं और खेलने के लिए मैदान में गए और वहां पर आपने बिस्किट वगैरह या फिर कुछ पैकेट या फिर जो है इधर उधर मैदान में कुछ गंदे फैला दिए आपने, है ना। तो यहाँ पर जो आप मैदान में गंदे फैलाए, इस पर ना ही सिर्फ पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है, बुरा प्रभाव, बल्कि इससे आर्थिक क्षति भी होता है। तो उसको रोकने के लिए सरकार अलग अलग तरह के स्टेप या अलग अलग तरह के कदम उठाती है। यहाँ पर हो सकता है कि फी भी या फिर फाइन लग जाए, ठीक है, या फिर जो यहाँ पर टैक्स भी लग सकता है। तो इस तरह की जो कल्याणकारी भावना है या फिर इस तरह की जो कल्याणकारी सिद्धांत है ये आर्थिक कल्याण के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसी तरह से उत्पादक भी हो सकता है कि पूरी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा हो, जैसे कि अधिक धुएं देने वाले कारखाने को चला रहा हो या फिर जो है नदियों में या फिर जलाशयों में जो है वो गंदी या फिर जो है तेलीय पदार्थ को छोड़ रहा हो। तो इस तरह की जो क्रिया कर रहे हैं वो उत्पादक, उन पे भी फी, फाइन या फिर जो है टैक्स लग सकता है। तो यहाँ पर इस तरह के जो आर्थिक क्रियाओं पर रोक हो रहा है ये आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देती है, ठीक है।